ये इंटरव्यू सिर्फ तालीमी और मालूमाती मकसद के लिए पेश किया गया है। मीडिया स्टार वर्ल्ड किसी भी हिंसा, नफरत या तासुब की हिमायत नहीं करता। यहाँ पेश किए गए ख्यालात मेहमान के अपने हैं। चैनल उनसे ज़रूरी नहीं कि इत्तेफाक रखे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। दुनिया की सियासत को समझना काफी और मुश्किल भी है और आसान भी। मुश्किल इसलिए कि मुख्तलिफ मुल्क ऐसे कई कई रंग दिखाते हैं एक साथ, उसे समझना जरा मुश्किल हो जाता है। बल्कि इसे और सादा अल्फाज में अगर समझा जाए तो ये कि ये जो अमेरिका और वेस्टर्न ममालिक हैं, उन्होंने जो अपना बहुत ही ह्यूमन चेहरा पूरी दुनिया को आज तक दिखाया था और अपने मीडिया के जरिए उसको प्रमोट किया था, उसकी हकीकतें अब बहुत खुल करके आ गई हैं गाजा जंग के साथ साथ। और इसके दरमियान रूस, चीन, ईरान, तुर्की, सऊदी अरब, इनके अपने अपने एक जैसे कहते हैं वो कुछ ऐसी पॉलिसीज और कुछ ऐसे अलायंसेस बनते जा रहे हैं जिसमें दुनिया की ताकत का जो बैलेंस है, बैलेंस ऑफ पावर, वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। इन ताजा हालात पर जो खबरें आ रही हैं वो भी, और जो कुछ पीछे हो रहा है वो भी समझने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट जॉन दयाल साहब से हम बात कर रहे हैं। और उनसे बात करने में हमेशा कुछ ऐसी इंसाइट, कुछ ऐसे बैकग्राउंड, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है जो आप लोग काफी पसंद करते हैं। जॉन दयाल साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एकदम ताजा खबर एक ये आ रही है कि चीन, सऊदी अरब और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है तेहरान में, और उसके साथ साथ कोई जॉइंट कम्युनिके भी आया है। उधर सऊदी अरब के साबिक स्पाई चीफ, जिसे आजकल एनएसए कहा जाता है, वो तुर्की अल फैसल, उनका 2 दिन पहले बयान आया कि इलाके में थ्रेट जो है, खतरा जो है, वो ईरान से नहीं बल्कि इजराइल से है। तो ये एक बड़ी तब्दीलियां कुछ महसूस हो रही हैं। आप इसे कैसे देख रहे हैं? ओवरऑल जो पॉलिटिकल सिनेरियो दुनिया का बदल रहा है, उसे कैसे देख रहे हैं? दिसंबर की 10 तारीख हो गई है। आज इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन राइट्स है। बहुत ही उम्मीदवार दिन है। लोग सोचते हैं कि उनकी क्या होगा, खून खराबा बंद होगा कि नहीं होगा। और अभी अमेरिका में आप कह सकते हैं कि बड़े दिन की, क्रिसमस की जो मार्केटिंग है, यूरोप में भी शुरू हो गई है। लोगों का ध्यान अब अंदरूनी मामलों पर आ गया है, अपने घर पर आ गया है, अपनी खुशहाली पर आ गया है, अपने परिवारों पर आ गया है। तो ये मौका हो जाता है एक तरीके से देखा जाए तो हम सब के लिए कि एकदम पूरे साल के ऊपर आंख डाली जाए। जो आपने बातें कही है उसको कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए कि 2025 में ये बातें अब दिसंबर में कैसे आ रही हैं। 2025 की जनवरी और 2025 का दिसंबर में क्या फर्क हो गया है। तो साहब अगर खुलेआम कहा जाए तो अमेरिका की बड़ी रिट्रीट हो गई है इसमें। डोनाल्ड ट्रंप जो बड़ी जोर शोर से आए थे, एकदम हावी हो गए थे डेमोक्रेट्स के ऊपर, यूरोप के ऊपर, रशिया के ऊपर, चाइना के ऊपर, हिंदुस्तान जो उनका दोस्त था, नरेंद्र मोदी जो उनका पर्सनल दोस्त था, सब पर बड़ी जोर से हावी हो गए थे। धीरे 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 और फिर बहुत तेजी से रिट्रीट कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा जो उसका इंडिकेशन होता है वो होता है चाइना के साथ क्या रिलेशनशिप रही है। अभी आपने चाइना का जिक्र किया था कि चाइना और मिड ईस्ट की कंट्रीज के जो मेन 2 किरदार हैं, सऊदीया और ईरान, इनकी बातचीत हो रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे चीन का शुरू में डोनाल्ड ट्रंप का हमला था। ये जो ग्रुप ऑफ 4 है, जापान, हिंदुस्तान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, बड़े जोर से हावी थे। और दिसंबर में क्या हुआ, चीन ने बहुत ही बड़ा अपना नाविक नेवल एक्सरसाइज की है चाइना और जापान सी में। उसमें कह सकते हैं आप कि न्यूक्लियर वेपन्स भी इस्तेमाल हो गए, क्योंकि अभी अक्टूबर की परेड में और उसके बाद रशिया ने और चाइना ने, दोनों ने
अलग अलग प्लैनेट्स में अपने सारे न्यूक्लियर वेपन्स दिखा दिए दोबारा, अपने सारे ड्रोन दिखा दिए। इनका इस्तेमाल चाइना सी में एक्सरसाइज के दौरान, लड़ाई में नहीं, एक्सरसाइज में दिखाया गया और अमेरिका के मुंह से चू नहीं आई। ऑस्ट्रेलिया ने तब भी कुछ चुगली की और जापान ने चुगली की कि हमारे घर के सामने क्या हो रहा है। और ताइवान तो घबरा ही गया एक तरीके से, क्योंकि ताइवान के कहते हैं कि उसके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर जो चाइना के रॉकेट्स होते हैं उन्होंने लॉक किया, रडार लॉक किया। तो चाइना ने इस अपना जो वर्चस्व है, अपनी जो ताकत है, अपने इलाके में और इलाके के बाहर दोनों जगह दिखा दी है। अभी उसका एक और एयरक्राफ्ट कैरियर आ रहा है, बड़े नए किस्म के हथियार आ रहे हैं जिसमें रेडिएशन के हथियार है। चाइना ने मिलिटरीली और फॉरेन रिलेशन में अपनी ताकत दोबारा दिखाकर जो ये यूनिलैटरल अमेरिका का पिछले 3-4 साल से चल रहा था उसको दिखा दिया। अब दोबारा दुनिया बाइपोलर हो गई है, बल्कि कह सकते हैं मल्टीपोलर हो गई है। चाइना का एक और जीत है कॉमर्स में। चाइना का आज की तारीख में फॉरेन ट्रेड दुनिया ने जब तक देखा नहीं है उस हद पे पहुंचा हुआ है। पॉजिटिव $4 ट्रिलियन उसका एक सरप्लस है, प्रॉफिट है। अमेरिका जब इसकी प्रॉफिट है, अमेरिका के ऊपर कर्ज चढ़ गया उतना कह सकते हो। अमेरिका का भी 2026 में इंटरेस्ट देने की बारी आ जाएगी और लगता है जो उसके अंदर जो बात हो रही है कि इंटरेस्ट देने में भी उसको मुश्किल होगी। तो यहाँ पे चाइना का इकोनॉमिक जो ताकत है और मिलिट्री ताकत है, इस वक्त आप कह सकते हैं पिछले 50 साल में सबसे ज्यादा है चाइना की ताकत, रशिया से भी ज्यादा हो गई है। आखिरी अगर आप कहें उसका तुरुप का पत्ता था रेयर अर्थ मैग्नेट्स और चिप्स। रेयर अर्थ मैग्नेट्स के खरीदने के लिए जो अमेरिका के लिए जीवन और मरण की बात आ जाती है, जब उसके रॉकेट्स की बात होती है, जब उसकी डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात होती है, वो उसको चाइना से ही खरीदने पड़ते हैं। और उसको खरीदने के लिए उसने जो उसका चिप है, और जो चिप का डिविया कहलाता है वो डिविडिया, उस चिप को, बड़ा अजीब बात है, उस चिप को बनाने वाला आदमी चाइनी नस्ल का है मगर अमेरिकी है। अमेरिका में शुरू से रहा है मगर है चाइनीज नस्ल का। उसको कहा गया है कि अपना चिप आप चाइना में बेचिए। उसके ऊपर बैन था कि ये चिप नहीं जाएगा चाइना। अब वो चिप चाइना जाएगा, उसके बदले चाइना रेयर अर्थ देगा। तो चाइना मिलिटरीली, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली ताकतवर है। ये ताकत तो कहाँ दिखा रहा है? ये ताकत तो दिखा रहा है रशिया को सपोर्ट करने में। चाइना और रशिया के आज की जो संधि है, इनके आप जानते हैं कुछ 40 साल पहले इनमें आपस में झड़प भी हो गई थी बॉर्डर पर, बड़ा तनाव आ गया था, टूट गए थे दोनों एक तरह से। अब उसके बाद ये दोबारा जो पुराने कम्युनिस्ट इरा की, माओ से तुंग के जमाने की संधि है, उस टाइप की संधि हो गई है। इकोनॉमिक और पॉलिटिकल थी और मिलिट्री। रशिया ने क्या किया है, 0 फी वीजा, और उसकी वजह से लाखों की तादाद में चाइनीज रशिया जाएंगे। जो वो पैसा टोक्यो में खर्च करते थे, सिंगापुर में खर्च करते थे, हांगकांग में खर्च करते थे और अमेरिका में खर्च करते थे, अब वो रशिया में खर्च करेंगे। एक तरह से कैश ट्रांसफर रशिया को हो रहा है, वेपन ट्रांसफर रशिया को हो रहा है। उसकी वजह से रशिया जो उसकी जो लड़ाई चल रही है जहां पर, उसको वो इस्तेमाल कर रहा है। उस लड़ाई में भी अमेरिका अब एडवाइस कर रहा है कि आप लड़ाई बंद कीजिए, अपने साथियों को कह रहा है नेटो के ऊपर प्रेशर डाल रहा है। तो अमेरिका की जो पॉलिटिकल एक तरीके से हल्की सी रिट्रीट हुई है 2025 में, इसको देखना है कि क्या कर पाए, इससे क्या दुनिया को फायदा होता है, क्या इससे जो इजराइल की जो हिमाकत है क्या वो कम होगी, देखने की बात है। और शायद कम हो। हालांकि इस वक्त तो जैसे इजराइल करता है, 2 कदम आगे बढ़ने की कोशिश करता है, 25 लोगों को मार देता है, 5 पत्रकारों को मार देता है, 20 बच्चों को मार देता है और उससे अपनी ताकत दिखाता है। तो वो तो ताकत दिखा रहा है, उसकी वजह से जो फेज 2 था पीस टॉक्स का, उसमें रुकावट आई है। मगर आज की तारीख में ये ज्वलंत
एकदम टॉप का मुद्दा नहीं है, क्योंकि इसराइल और पैलेस्टीन के बाहर भी बातें हो रही हैं और डिप्लोमेटिक ऊंच नीच हो रही है, यूरोप में ऊंच नीच हो रही है, यूरोप अमेरिका के उसमें हो रही है। कितने यूरोपियन देशों ने, जिसमें इंग्लिस्तान भी है, यूनाइटेड किंगडम, उसने रिकग्नाइज किया है पैलेस्टीन को। इसका 2026 में क्या असर होगा, ये हम लोग सब देखने के लिए बड़े इच्छुक है। उम्मीद है कि शायद इस बारी पिछली बारी से ज्यादा बेथलेहम में शांति रहेगी, जहाँ पे ईसा मसीह पैदा हुए थे, जेरूसलम में शांति रहेगी, गाजा में शांति रहेगी, जिस हद तक शांति हो सकती है। गाजा की शांति, अगर 20 लोग एक दिन में ना मरे तो उसको हम शांति कहने लग गए हैं। हम लोगों को शर्म आनी चाहिए कि हम गाजा की शांति वहां की लाशों की गिनती में या आज उतना नहीं हुआ उस पर गिनने लगे हैं। ये नहीं गिन रहे हैं कि कितनी और डेवलपमेंट हुई है, कितने लोग घर वापस आए हैं, कितने लोगों को खाना पानी कपड़ा सर्दियों में मिलेगा। पैलेस्टीन में भी काफी सर्दी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अब हमको देखने की बात है। तो जैसे मैंने कहा, खुशी मनाने की बात है कि बाइपोलैरिटी वापस आ गई है। उससे रशिया को, ईरान को हिम्मत आएगी, उनकी हिम्मत आएगी, उनके निगोशिएटिंग पावर ज्यादा बढ़ेंगे। उनके निगोशिएटिंग पावर ज्यादा बढ़ेंगे तो अमेरिका, इजराइल, नेटो को अपनी पोजीशंस को रिकंसिडर करना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप की घर पे भी हालत बुरी है। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि उसकी मैं घर की हालत बड़ी महीनता से देखता हूँ। ये न्यूयॉर्क के इलेक्शन के हार के बाद, 3 गवर्नरशिप्स के हार के बाद, वो उतनी नहीं बता पा रहा है, अपने घर पे हेकड़ी नहीं कर पा रहा है। उसके जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं, उसके लोग जो बोलते हैं, उसमें एक हल्की सी गिरावट आई है, कुछ हल्का सा उसको नरमी आई है। हालांकि आदमी ये बड़ा उल्टा है, पहले बोल जाता है बाद में सोचता है, जिसको हम लोग हिंदुस्तान में कहते हैं कि बोल पहले देता है सोचता बाद में है। तो डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहना मुश्किल है। अब हिंदुस्तान में देखिए आप, डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल से कितनी इसकी बड़ी दोस्ती हो गई थी बीच में, अभी भी है, मगर इसने डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के उसकी जो प्रेशर था उसके खिलाफ पुतिन हिंदुस्तान आया, उसको बड़ा सैल्यूट मारा गया, कई चीजें बात हुई है। शायद 5th and half जनरेशन के जेट्स मिलेंगे, रॉकेट्स मिलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मिलेगा। ये भी आप कह सकते हैं कि डॉलर ट्रेड में नहीं मिलेगा, रूपी और रूबल ट्रेड में मिलेगा। बहुत बड़ी बात है। दूसरी तरफ हिंदुस्तान और चीन के रिश्ते में भी आजकल कुछ हद तक नरमी है। वो जो ये गैंग ऑफ 4 उन्होंने बनाया था, उसमें जैसे इस बार जैसे देखा गया, थोड़ी सी नरमी आई है। मेरा ख्याल है हिंदुस्तान को शायद लग रहा है, मोदी जी को भी लग रहा है कि यहाँ पे इंटरनल इलेक्शन में उनकी कोई बड़ी हार नहीं हुई है, मगर उनको लग रहा है कि शायद जो बदलता पावर स्ट्रक्चर है दुनिया का, उसके हिसाब से हिंदुस्तान को भी इकट्ठा चलना पड़ेगा। कल फॉरेन मिनिस्टर जो हमारा हिंदुस्तान का है, उसके बेटे जो ऑब्जर्वर ग्रुप में अमेरिका में है, और लोगों को पता नहीं है कि हिंदुस्तान का फॉरेन मिनिस्टर, उसका बेटा अमेरिका में रहता है। वो कल उसने पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया है अमेरिकन सीनेट के सामने, अमेरिकन कांग्रेस के सामने कहते हैं उसको। और वो जो स्टेटमेंट है, हालांकि वो कहता है कि मैं अपने पर्सनल उस पर दे रहा हूं, मगर आप जब फॉरेन मिनिस्टर के बेटे हैं, ऑब्जर्वर ग्रुप के नौकर हैं, जिससे आपके हिंदुस्तान की सरकार से इतने गहरे हैं, तो आपकी प्राइवेट बात भी वहां पे पब्लिक बात में मान के चलता हूँ। और उसमें भी एक तरीके से हिंदुस्तान की पोजीशन साफ की गई है, साफ गोई से बात की गई है, हमारी ट्रेड, हमारी इकोनॉमी, हमारा फॉरेन रिलेशंस के ऊपर। ये देखिए, आपने पूरा एक सिनेरियो बता दिया, और इस साल के आखिर में जिस तरह से हमें एक तरह से समझना चाहिए कि इस साल में क्या क्या तब्दीलियां आई और क्या उम्मीदें हैं। अच्छा, मैं इस सब के दरमियान एक चीज गौर कर रहा था और आपसे मैं समझना चाहता हूं। जो तेहरान में मुलाकात हुई है चीन, सऊदी अरब और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर्स की, उसमें ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने जो बात कही है कि ईरान जो है वो इस इलाके को विदेशी दखल अंदाजी से आजाद देखना चाहता है,
और इस ऐसे मौके पर जबकि सऊदी अरब से नॉर्मलाइजेशन की कोशिशें से इजराइल के साथ ट्रंप की कोशिशें लगातार रहती हैं, ऐसे वक्त में जबकि चीन भी सेंट्रल वेस्ट एशिया में इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा रहा है, सऊदी अरब और चीन के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, इसको क्या ईरान की जो वो पॉलिसी इस्लामी इनकलाब के बाद में वो बहुत खुल के कहते रहे हैं कि इस इलाके में इन विदेशियों का क्या मतलब, हम आपस में अपने मामलात हल कर सकते हैं, आपस में हम सिक्योरिटी अरेंजमेंट कर सकते हैं, ऐसे वक्त में जबकि 2 साल की गाजा की जंग इस वक्त बंद है, लेकिन बार बार हमले हो रहे हैं, वायलेशंस हो रही हैं इजराइल की तरफ से, इसको अब ये जो तेहरान की मीटिंग है इसे आप कैसे देख रहे हैं? क्या सऊदी अरब अपना कुछ रंग बदलेगा? क्या चीन कुछ और करेगा? यहां क्या होगा? देखिए, आपकी तरह मैं भी तेहरान को दुनिया का दुश्मन नहीं मानता हूँ। मैं पिछले 25 साल से अगर आप देखा जाए तो मैं मानता हूँ कि तेहरान कोई रिलीजियस फोर्स की तरह अपने आप को नहीं असेट करता है, अपने आप को पॉलिटिकल इकोनॉमिक फोर्स की तरह असेट करता है, जिसमें वो कहता है कि हमारे अपने लोगों के लिए भी जरूरी है कि हम किसी के प्रेशर में ना आए, हमारे अपने लोगों के डेवलपमेंट के लिए भी जरूरी है कि हम अपना इकोनॉमिक, मिलिट्री, पॉलिटिकल वर्चस्व, आइडेंटिटी, अपनी ताकत को एक तरीके से बनाए रखें। दुनिया भी मानती है, मैं खासकर मानता हूँ और मैं कहता रहा हूँ कि जो एक्सिस है मॉस्को और तेहरान, और जिसमें बीजिंग भी आप लेते हैं, ये दुनिया की शांति के लिए बहुत अहम है। ईरान का जो मिलिट्री, पॉलिटिकल, कल्चरल इन्फ्लुएंस है इंडस रिवर से लेके और तुर्किस्तान का, जहाँ पे यूरोप और एशिया का जो हिस्सा अलग अलग होता है, बॉस्फोरस तक, ये 2-2.5 हजार साल से ईरान का कल्चरल स्फीयर रहा है। यहाँ की शांति, यहाँ की इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यहाँ के पॉलिटिकल इक्वेशंस, यहाँ पे अंदर आपस में पड़ोसी लड़ते रहे, मगर ओवरऑल इस रीजन की शांति और डेवलपमेंट और कल्चरल इन्फ्लुएंसेस, अगर आप इसको पर्सपेक्टिव में देखेंगे, ईरान का बहुत बड़ा हाथ था, पर्शियन एम्पायर का हाथ था, और उसका आज का मॉडर्न ईरान, लोग तो वही है ना, बिल्कुल, उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो जब ईरान कहता है कि इस इलाके में व्हाइट फोर्सेस को अगर हम मानते हैं, यूरोपियन फोर्सेस को, जिसमें अमेरिका और यूरोप को हम एक तरीके से वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक कट्टा मान के चलते हैं कई बातों में, हालांकि कई बातों में वापस से बड़ा अलग हो जाते हैं। कनाडा की पॉलिटिक्स बिल्कुल ही अलग है, इनके खिलाफ भी है सब के, मगर तब भी तो व्हाइट मैन्स इन्फ्लुएंस वेस्ट एशिया में बर्दाश्त किसी भी ताकत को नहीं होगा। उनका एक एजेंट वहां बैठ गया है इजराइल का, और सन 48 के बाद, वो भी हद से काफी है, उससे उसका अगला कदम नहीं होना चाहिए कोई। अभी सीरिया में थोड़ा सा इससे खुलेआम बात नहीं हो सकती, मगर सीरिया में जिस तरीके से, जिस रफ्तार से वो अमेरिका की गोद में बैठ रहा है, अभी उसके 1 साल बनाया गया है रेजिम चेंज का, वो एक खतरे का हल्का सा बेल बजता है। मगर एमएसबी वगैरह ने जो पहले जो वार्म एम्ब्रेस अमेरिका का था, उससे थोड़ा सा डिस्टेंसिंग पिछले 12 महीने में दिखाई दिया है। तो इसमें मैं टोटली हामी भरूंगा कि ईरान की बात में जो ट्राइलैटरल अभी गुफ्तगू हुई है, उसका जो वहां से जो ऐलान आए हैं, और ऐलानों के अलावा वहां से जो सिग्नल्स आए हैं, तो एक तरीके की जियोपॉलिटिकल यूनिटी मिडिल ईस्ट की जो बनती है, ये काबिल तारीफ है, इसकी तामीद होनी चाहिए, इसको और किस तरह से बढ़ाया जाए। और चूंकि इसमें रीजनल शांति की बात आती है, इसमें रीजनल पीस की बात आती है, और मैं क्योंकि हिंदुस्तानी हूँ तो हमेशा सोचता हूँ कि हिंदुस्तान का इसमें क्या फ़ायदा है। हिंदुस्तान का ये फ़ायदा है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच के टेंशन को ये कुछ हद तक कम करेगा, क्योंकि ईरान हिंदुस्तान से काफ़ी वार्म है, उसके ताल्लुक है, उससे चाइना से उसके ताल्लुक है, रशिया से ताल्लुक है, एक मॉडरेटिंग फोर्स साउथ एशिया के लिए भी वो होता है, मिडिल ईस्ट के लिए तो होता ही है, साउथ एशिया के लिए भी होता है।
ईरान साउथ एशिया के लिए, मिडिल ईस्ट के लिए मॉडरेटिंग फोर्स है। अच्छा, मैं अब चलना चाहता हूं उस एरिया की तरफ जहां आपकी नजर काफी और गहरी रहती है, अमेरिकन सियासत की तरफ। अमेरिका में ममदानी के जीतने के बाद, ममदानी वो शख्स है जिसने कहा था कि अगर मैं मेयर बना और नेतन्याहू यहां आए तो हम उन्हें गिरफ्तार करेंगे इंटरनेशनल कानून के तहत। अब तारीख तय हो गई है, 29 दिसंबर को नेतन्याहू पहुंच रहे हैं वाशिंगटन, व्हाइट हाउस में मुलाकात के लिए, और उन्होंने ये भी कहा मैं न्यूयॉर्क भी जाऊंगा। आपको उस तरफ क्या लगता है, क्या इम्कान है, क्या हो सकता है, क्या प्रैक्टिकल है, क्या इसमें नारेबाजी कितनी है, हकीकत कितनी है, क्या लग रहा है आपको? नारेबाजी है, क्योंकि कोई भी हो, हम लोग जानते हैं कि जब अमेरिका ने फिडेल कास्ट्रो, यासर अराफत के ऊपर बैन लगाया हुआ था, ये लोग यूनाइटेड नेशंस गए, अपनी पिस्तौलें अपने कमर पर बांध के गए। यूनाइटेड नेशंस को जाने से किसी भी हेड ऑफ स्टेट को रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहां पर अमेरिका की डोमेस्टिक पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक गारंटीज हैं। न्यूयॉर्क एक सिटी है, न्यूयॉर्क एक स्टेट भी है, उसका अलग गवर्नर है, उसका न्यूयॉर्क स्टेट का कैपिटल न्यूयॉर्क सिटी नहीं है, कैपिटल अलग है। अगर वहां की सरकार, CIA और FBI समझती हैं कि न्यूयॉर्क सिटी की पुलिस कुछ करेगी तो नेशनल गार्ड्स आ जाएंगे और हेलीकॉप्टर से और किसी भी तरीके से इनको, क्योंकि वहां पे शाख आ जाएगी, नाक आ जाएगी। तो अगर खुद ही बेनियामिन नेतन्याहू खुद ही समझदारी लगाते हैं और कहते हैं कि नहीं जाऊंगा मैं, आखिर में कोई बहाना लगा देते हैं, क्रिसमस सीजन है, हवाएं खराब है, डोमेस्टिक है, बेटा बीमार हो गया, कुछ भी बहाना लगा सकते हैं। अगर वो खुद ना जाएं तो एक तरीके से सबों के लिए नाक बच जाती है। अगर वो जाते हैं तो जाके बोलेंगे, ये मेरा आज की तारीख में अंदाजा है। क्योंकि इसमें डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं है, वो ओवरऑल जो इंटरनेशनल सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पे आप तड़ी नेतन्याहू पे एक बारी मार सकते हैं, मगर बाकी रेजिम्स में है, ईरान भी है, चाइना भी है, इसमें डोनाल्ड ट्रंप कहेगा कि मैं आने नहीं दूंगा। तो जो न्यूयॉर्क में UN का दफ्तर रखने की जो बात आई थी, जिनीवा में नहीं रख के, उसका बिल्कुल बेसिक जो उसकी नींव है वो हिल जाएगी। ये बहुत ही अहम है, और वाकई ममदानी की पॉपुलैरिटी अपनी जगह, लेकिन वो शायद वो सब ना कर सकें और हो सकता नेतन्याहू ना जाए। अच्छा, आपने रूस और भारत के रिश्तों के बारे में, पुतिन की विजिट के बारे में आपने हल्का सा रेफरेंस के तौर पर कुछ चीजें कही, और फिर आपने S जयशंकर के बेटे की तरफ से बयान भी आपने बताया। अब मैं ये समझना चाहता हूं कि पुतिन के इस विजिट के बाद में S जयशंकर का भी एक बयान आया, उसमें यह कहा कि रूस के साथ ताल्लुकात से अमेरिका के साथ ताल्लुकात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। S जयशंकर को समझा जाता है कि जब वो फॉरेन ऑफिस में यानी डिप्लोमेट के तौर पर थे, मुझे अच्छी तरह याद है मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान जब न्यूक्लियर डील हुई थी अमेरिका के साथ, तो इनका काफी अहम रोल रहा था। इन्हें बाकायदा बुलाया गया था किसी साउथ ईस्ट एशियन मुल्क से वापस उसमें काम करने के लिए। इन्हें काफी अमेरिका के नजदीक समझा जाता है। क्या है, यानी अब भारत की विदेश नीति जो है वो S जयशंकर के तरीकों से चलेगी, जो फॉरेन डैमेज कंट्रोल के लिए अगले दिन ही मैदान में आ गए, या वो एक तरह से आजाद तरीके से सोचा जाएगा नई दिल्ली में फॉरेन मिनिस्ट्री में? क्या प्रधानमंत्री का जो कंट्रोल और सारे मंत्रालयों पे बहुत ज्यादा है, क्या आखिरी फैसला मोदी जी के यहाँ होगा? क्या लगता है आपको? जब इलेक्शंस हुए थे और अमेरिका इलेक्शंस हो रहे थे और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से या शायद उन्हीं के मुंह से बात आई थी कि जब हम हिंदुस्तान को देखते हैं तो यहाँ पे हम सरकार को नहीं देखते,
देखते हैं कि किन 5 या 10 लोगों को जो जहाँ पे इन्फ्लुएंस है हम उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये शब्द मेरे हैं, मगर अंदाजा उनका था। हाँ, हाँ। उसमें जयशंकर का नाम नहीं था, उसमें था पहले नंबर पर अंबानी और अदानी का नाम था। हिंदुस्तान की इकोनॉमी पे जो कंट्रोल करता है, हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स पे कंट्रोल करता है। और जब पॉलिटिक्स और इकोनॉमी दोनों हाथ मिला लेते हैं, दोनों रिश्तेदार हैं, दोनों नेबर हैं, दोनों एक ही स्टेट के, गुजरात के, अगर क्रूडली बोला जाए तो ये आप बात मान के रखें कि हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी और फॉरेन ट्रेड जयशंकर नहीं बना रहे। जयशंकर स्पोक्स पर्सन है, टेक्निकल फीडबैक देते हैं, दुआल की मदद करते हैं डिप्लोमेसी समझने में, क्योंकि हैं तो डिप्लोमेट है 40 साल से। नुआंसेस किस स्टेट का क्या है, किस स्टेट के डिप्लोमेट ने कब क्या बोला था, इनकी याददाश्त तेज है। इनकी बीवी जापानी है, इनके चाइना से बहुत पुराना इनका पर्सनल प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। अमेरिका में तो इनके नाल ही आप कह सकते हो बढ़ गई है। इनके पिताजी भी कोई प्रो रशिया नहीं थे, उनका कोल्ड वॉर के वो एनालिस्ट थे। हिंदुस्तान के फॉरेन पॉलिसी में, हिंदुस्तान की डिफेंस स्ट्रेटजी में सुब्रमण्यम साहब का बहुत अहम हाथ था। और मेरा ही आप कह सकते हैं अच्छा भाग्य था कि 4 साल वो मेरे कॉलीग रहे हैं। मेरे सीनियर कॉलीग ऑब्जर्वर ग्रुप में, जो भी मिस्टर अंबानी की है नौकरी, हम दोनों ने अंबानी की नौकरी साथ की है। तो आप कह सकते हैं बहुत ही ज़हीन आदमी थे। उनके मुकाबले में उनका बेटा बहुत ज़हीन उतना नहीं है, वो बहुत ही ज़हीन थे। हालांकि बेटा भी अच्छा है, जेएनयू को पढ़ा हुआ है, तो कुछ तो सीखा ही होगा उसने, मगर ये कमांडिंग पोस्ट में नहीं है। ये सिर्फ नुआंसेस, फॉरेन पॉलिसी को अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से गुजराती जो करने का तर्जुमा है, मोदी और शाह के लिए ये करते हैं, अंबानी और अदानी के लिए भी करते हैं ये, क्योंकि उनको भी फॉरेन पॉलिसी समझने में जरूरत होती है। तो ये वन मैन थिंक टैंक है अंबानी, अदानी, मोदी और शाह के लिए। इनका खुद का इंटरवेंशन, अगर ये मिस्टर मोदी को कहें कि आप रूस के साथ चलिए, तो ये इनका गरूर होगा, वो पॉलिसी में इनका हाथ उतना है जितना आप कह सकते हो कि सीताराम भैया का हाथ है इकोनॉमिक उसमें। ये कारिंदे हैं। अच्छा, आपने ऑब्जर्वर ग्रुप का जिक्र किया। मैं इसको सिंबॉलिक नाम दे करके मैं समझना चाहता हूं। आपने खुद कहा कि आप भी उसमें एसोसिएट हुए। एक जमाने में सईद नकवी साहब भी थे, वो उससे हट गए थे। मुझे याद पड़ता है अंबानी साहब का जो ये ग्रुप है, ये जो थिंक टैंक्स का, मैं ये जरा इससे हट करके मैं पूछ रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ समझने की जरूरत है, आपसे, आपके तजुर्बात से कुछ सीखने की जरूरत है। ये जो थिंक टैंक्स का सिलसिला है, जो यूरोप और अमेरिका में बहुत पुराना है, हमारे यहाँ भारत में अब कुछ नया नया है। पिछले 15-20 साल में कुछ चीजें ऐसी डेवलप हुई हैं, नहीं तो उससे पहले 80s में ये कुछ सुना नहीं जाता था। क्या ये वाकईन इंडिपेंडेंट काम करते हैं, या इनके साथ कुछ खुफिया एजेंसियां या कुछ और इशारे, कुछ और किनारे, कुछ और संकेत होते हैं कि देखो नतीजा ये निकाल दो, आप अपनी एक्सपर्टीज इस नतीजे तक ले आओ, बाकी काम हम कर लेंगे। क्या होता है ये सब? सर, पहली बात तो मैं क्लैरिफाई करता हूं, क्योंकि मैंने कहा और सच बोला था कि मैंने भी रिलायंस की नौकरी की है 4 साल ऑब्जर्वर ग्रुप में। और मिस्टर के सुब्रमण्यम भी हमारे साथ थे, बड़े बड़े लोग साथ थे। और हमने भी बहुत सीनियर लेवल पर वहां पे काम किया है। मगर वहां पे जब उन्होंने छोड़ा, तो आप कह सकते हो उसके ऊपर भी कुछ इंटरनेशनल कारण थे। आपको याद होगा कि ईरान नहीं, इराक लड़ाई के दौरान जो उन दिनों चल रही थी, और शायद आप उन दिनों गल्फ में, जी 2003 वॉर में कवर करने के लिए सईद नकवी साहब की टीम में था। नहीं, उसके पहले। अच्छा, मैं बता रहा हूँ 1980-88 वाली के बीच में, 1992 की बात कर रहा हूँ। हाँ, वो सही, वो कुवैत वाली वॉर हुई थी, ताजा। जी। हाँ, तो वॉर प्लेन्स हिंदुस्तान में लैंड करते थे। बॉम्बे में जब पहला वॉर प्लेन लैंड किया रिफ्यूलिंग के लिए, तो मैंने एडिटोरियली
क्योंकि वहां पे मैं एडिटोरियल टीम का हेड था, उसके खिलाफ मैंने एक एडिटोरियल लिखा। एडिटोरियल लिख के मैं घर आ गया, उम्मीद थी कि चला जाएगा। दूसरे दिन देखा तो अखबार में एडिटोरियल नहीं है। पता लगा कि रात को एडिटर इन चीफ आए और एडिटोरियल हटवाया और दूसरा एडिटोरियल लिखा गया। और उसके बाद साफ था कि कुछ ही दिन में मेरा वहां से रवानगी हो गई थी। मैंने खुद ही रिजाइन किया, मगर सर्कमस्टेंसेस ऐसे आ जाते हैं कि तो आप सोच सकते हैं। और उसके बाद वो अखबार ज्यादा दिन चला नहीं, क्योंकि रिलायंस ने सोचा कि एक अखबार में पैसा डुबाने का क्या फायदा है, हम 18 अखबार और 2 रेडियो चैनल ही क्यों ना खरीद लें। तो उन्होंने वही किया, वही किया और अखबार बंद हो गया। कुछ महीनों, कुछ सालों के बाद टोटली खत्म हो गया। हम लोग सब बिखर गए। मगर वहां पे जो हमारे साथी थे, अभी भी थिंक टैंक्स में है। थिंक टैंक्स का पैसा कहाँ से आता है? शुरुआत में जब पैसा आता है सरकार से आता है, RAW से आता है, फॉरेन ऑफिस से आता है। रूट बन जाता है थिंकर्स का, जो एक्सपर्ट्स हैं, भाषा के एक्सपर्ट्स हैं, रीजनल एक्सपर्ट्स हैं। पोस्टिंग हो चुकी है, जैसे मैं था, वॉर कवर कर चुका था। साउथ इंडियन माइंड है, कुछ नॉर्दर्न इंडियन माइंड से फर्क चलता है। मेरे को पाकिस्तान पंजाब पार्टीशन का कोई खौफ नहीं है। ये बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं। बच्चे का दिमाग कैसे पनपता है और उसके बाद सोच कैसे आ जाती है। तो अभी मैं चाइना और रशिया की बात कर देता हूँ, हल्की खुशफहमी में बात कर देता हूँ। मेरा बचपन कैसे गुजरा है, शायद उसका भी कुछ इसके ऊपर असर हो। मगर एक बात तो साफ है, मैंने अंदर से भी देखा। मैं खुद ऑब्जर्वर में काम नहीं किया थिंक टैंक का, मगर जब हम लोग ऑब्जर्वर ऑफ बिजनेस एंड पॉलिटिक्स चलाते थे तो वो भी एक थिंक टैंक था। उसका मकसद ही ये था थिंक टैंक करने का। मैं यूरोप में, मेरी पोस्टिंग थी, एक काम ही ये था कि फाइनेंशियल टाइम्स में क्या हो रहा है, कैसे इकोनॉमी देखी जा रही है, जिनेवा में कैसे देखा जा रहा है। पहला हिंदुस्तानी था जो इकोनॉमिक एंगल से यूरोप को देखता था। तो बाद में जब थिंक टैंक बना, इट वाज, मेरे पुराने दोस्त हैं, वो कहते हैं कि आप कोई भी चीज को देखिए कि इससे आपकी सरकार को और दूसरी सरकार को क्या फायदा या क्या नुकसान होता है। थिंक टैंक्स आर एन एक्सटेंशन ऑफ ए फॉरेन ऑफिस बाय एनी अदर मीन्स। बिल्कुल बिल्कुल। आपने देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, आपने जो तजुर्बा, जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए जरा ब्रीफ में। एक और भी बात करते हैं ना, उसमें एक दूसरे सज्जन थे, मणिशंकर है। ये जब XP डिवीजन में थे, ऑफिशियल स्पोक्समैन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थे, तो बड़ा बोलते थे। मतलब ये और एक दूसरे इनके साथी थे। अंसारी साहब भी कभी प्रोटोकॉल के चीफ थे, वाइस प्रेसिडेंट बने बाद में। वो लोग कहते थे कि जब हम आपको बताते हैं कुछ खबर, कोई इंफॉर्मेशन देते हैं, तो ये मत समझिए कि हम आपको एहसान कर रहे हैं या कोई आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। उस जो हमारा आपको इंफॉर्मेशन देने का, हमारे को बात करने का जो हिस्सा है, वो हमारी फॉरेन पॉलिसी को कैसे इंप्लीमेंट कर रहा है, उसका एक हथियार है। बिल्कुल बिल्कुल, इंस्ट्रूमेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ये कोई एहसान नहीं हो रहा है, आपको खबर बेची नहीं जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। जो सरकारी सोर्सेज के रास्ते से खबरें छपती हैं उसकी तरफ आपने इशारा किया। और वाकई सरकार, दूसरे अंदाज में इसे यह भी कहा जाता है कि खबरें प्लांट भी कराई जाती हैं इसी तरह से, इसे दूसरी तरह से। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक छोटा सा तजुर्बा शेयर करूं, टाइम खत्म होने वाला है। मैं एक जमाने में लंदन काफी गया, वहां चैथम हाउस, रूसी, ये सब मैं जरा देखता था, जाता आता था। तो वहां एक इराकी बॉर्न एक एक्सपर्ट वहां पर थे, रूसी में। एक जमाने में कुछ साल में देखा कि वो दुबई में एक गल्फ स्टडी सेंटर है, वहां पर आ गए। फिर मेरी मुलाकात उनसे दुबई में हुई। मैंने दुबई में उनसे पूछा कि भाई आप ये बताओ, आप करते क्या हो? क्या यही है कि आप यहाँ की सारी खबरें वहां पहुंचाते रहो और उनके नजरिए को उसके जरिए से तुम यहाँ एडिटोरियल लिखते रहो यहाँ के अखबारों में, ताकि उनका भला होता रहे जहां से आपको भेजा गया है? तो वो आदमी बहुत जोर से हंसा और एक तरह से उसने एक्सेप्ट किया कि वाकई
ये बड़े अजीब खेल है। फॉरेन ऑफिस कंट्रोल करता है, खुफिया एजेंसियां करती हैं बहुत से मामलात में, ऐसा भी मैंने देखा। और ये वाकई एक ऐसी दुनिया है जिसे आम लोग नहीं समझते, और वहीं से फिर एडिटोरियल निकलते हैं, अखबारों के लिए आर्टिकल लिखे जाते हैं और पब्लिक ओपिनियन इन्फ्लुएंस की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके तजुर्बात से बहुत कुछ सीखने को हमें मिलता है। अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सही और अच्छी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।